हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 13 दिसंबर और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे 33वां व्यास सम्मान दिया जाएगा? 33वां व्यास सम्मान दिया जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 13 दिसंबर और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे 33वां व्यास सम्मान दिया गया है? तो 33वां व्यास सम्मान जो है दिया जाएगा पुष्पा भारती को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रसिद्ध हिंदी लेखिका हैं, इन्हें 2023 के लिए 33वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। इन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। पुष्पा भारती जी को ये सम्मान उनके उपन्यास संस्मरण, जिसका कि नाम है यादें यादें और यादें, के लिए दिया जाएगा। यदि हम पुरस्कार राशि की बात करें तो इसमें 4 लाख रुपए जो है पुरस्कार राशि दी जाती है, ध्यान रखिएगा। और ये के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। अच्छा, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि 32वां व्यास सम्मान वर्ष 2022 के लिए किसको दिया गया था, तो वो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को इनके उपन्यास पागल खाना के लिए 32वां व्यास सम्मान दिया गया था, ध्यान रखिएगा। के बिरला फाउंडेशन की तरफ से ये दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान किसको दिया गया था और कब दिया गया था? तो पहला व्यास सम्मान 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। पुष्पा भारती जी को वर्ष 2008 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार महाराष्ट्र की तरफ से भी दिया जा चुका है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ऑप्शंस की तरफ एक नज़र डालते हैं। ऑप्शंस में देखिए, शिव शंकरी जो है, इनका नाम अभी चर्चा में रहा था। ये तमिल लेखिका हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इनको 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया था, ठीक है, इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। अच्छा, हरि बालकृष्णन की अगर बात करें तो हरि बालकृष्णन को वर्ष 2023 का मार्कोनी पुरस्कार दिया गया था, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हम देख चुके हैं, इनके उपन्यास पागल खाना के लिए 32वां व्यास सम्मान दिया था, के दिया गया था इनको। ऑप्शन नंबर बी 32वां व्यास सम्मान इनके पागल खाना उपन्यास के लिए वर्ष 2022 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये दिया किसकी तरफ से जाता है? ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन की तरफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? राजस्थान में जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है भजन लाल शर्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनके अलावा 2 डिप्टी सीएम भी बने हैं, तो डिप्टी सीएम का नाम क्या हो जाएगा? उनका नाम हो जाएगा दिया कुमारी, और दूसरे हैं प्रेमचंद बैरवा, ठीक है, प्रेमचंद बैरवा नाम याद रखिएगा। और वासुदेव देवनानी जो हैं, वासुदेव देवनानी, इनको विधानसभा के स्पीकर बनाया गया है, विधानसभा का स्पीकर इनको नियुक्त किया गया है। और अगर बात करें भजन लाल शर्मा की, तो ये पर्सन वाइज 14वें क्रम के मुख्यमंत्री बनेंगे, किसके? राजस्थान के, ठीक है। और अगर राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन था ये मैं पूछूं तो आप लोगों का आंसर होगा हीरालाल शास्त्री, ठीक है, हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनी है, उनका नाम है वसुंधरा राजे। अभी बात हो रही है राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल क्या हो जाएगी? जयपुर हो जाएगी, जिसे कि गुलाबी शहर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे कलराज मिश्र, ठीक है, नाम याद रखिएगा। अच्छा, कलराज मिश्र की एक हाल ही में एक पुस्तक आई थी जिसका कि नाम था संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, ठीक है, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। तो इस किताब का नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, अभी बात करूं मैं, अगर पूछूं कि हाल ही में राजस्थान के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, तो जीआई टैग जिन प्रोडक्ट्स को दिया गया है हाल ही में उनको देख लेते हैं एक बार। तो उदयपुर की कोफ्तागारी शिल्पकला है, उसको दिया गया है, कहाँ की है? उदयपुर की। बीकानेर की कशीदा करी को दिया गया है। जोधपुर की बंधेज शिल्पकला को दिया गया है। और नाथ द्वार में बनने वाली पछवई पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी आप लोगों को याद होगा, हमने पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि राइट टू साइट
और राइट टू हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? ये बना था राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अभी राजस्थान में हाल ही में राजस्थान के सीकर में एक मेला लगा था जिसका नाम था लक्खी मेला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मरु फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? राजस्थान के जैसलमेर में बनाया गया। ऊंट महोत्सव कहाँ पर होता है? ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है, राजस्थान में ही। और राजस्थान में अभी कुल कितने जिले हैं? रिवाइज होके जो डेटा आया है 53 जिले हैं, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर अभी मैं पूछूं आपसे कि राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है, तो राजस्थान का राजकीय पशु जो है वो चिंकारा हो जाएगा। पक्षी हो जाएगा गोडा वन, ठीक है, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, इसे सोन चिड़िया भी बोलते हैं, और ये IUCN की रेड डेटा लिस्ट में नॉमिनेटेड है ये चिड़िया, उसमें इसका नाम दर्ज है, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करूं कि राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा खेजड़ी। ठीक है, खेजड़ी। और चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अभी पोलैंड के नए प्रधानमंत्री जो बन गए हैं उनका नाम है डोनाल्ड टस्क। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डोनाल्ड टस्क जो हैं मोराविकी, जिनको कि विश्वास मत नहीं मिला, ये वहाँ की संसद में विश्वास मत हार गए, पोलैंड की संसद में। तब जो नया प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं उनका नाम है डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो आप लोगों को याद रहेगा उससे, ये डोनाल्ड टस्क इनका नाम है। और इन्होंने किसको हराया है? मार्ट्यूज मोराविकी को हराया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पोलैंड की संसद का क्या नाम है? तो पोलैंड की संसद का नाम हो जाएगा सेजम, ध्यान रखिएगा, सेजम। ठीक है, सेजम। अगर मैं पूछूं कि पोलैंड की राजधानी क्या है, तो पोलैंड की राजधानी हो जाएगी वार्शो, और मुद्रा हो जाएगी पोलिश जलोटी। ठीक है, राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? एंड्रेज दूदा हो जाएंगे राष्ट्रपति, और PM तो डोनाल्ड टस्क, हमने अभी टस्क पढ़ ही लिया है। अगर आप लोगों को याद हो तो पोलैंड की एक टेनिस प्लेयर हैं जो कि हाल ही में बहुत चर्चा में रही थी, इनका नाम है ईगा स्वीटेक। ईगा स्वीटेक इनका नाम है, और ये चर्चा में थी क्योंकि इन्होंने अभी फ्रेंच ओपन जीता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया है आपका 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 10 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात भारत में कौन करता है? तो भारत में जो फंडामेंटल राइट्स हैं भारतीय संविधान में, जिन ये बात करते हैं स्वतंत्रता, समानता और न्याय की। फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मैं पूछूं यहाँ पर आपसे कि 10 दिसंबर को ये जो मानवाधिकार दिवस सेलिब्रेट किया गया था, ये कौन सा संस्करण था? तो ये 75वां संस्करण था, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और UNHRC जो कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? जिनेवा में हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। ठीक, और भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष हो जाएंगे अरुण मिश्रा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, ये डेटा याद रखिएगा, 1993 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में करमवीर चक्र पदक 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो करमवीर चक्र पदक 2023 जिनको मिला है उनका नाम है डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये एक साइंटिस्ट हैं और इनको ये पुरस्कार जो है जीव विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने के लिए दिया गया है। ठीक है, इन्हें एक और पुरस्कार अभी मिला है जिसका कि नाम है रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड। ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड भी इनको दिया गया है। तो ये 2 पुरस्कार इनको मिले हैं एक साथ, और ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। ठीक है, इनको ये दोनों पुरस्कार रेक्स करमवीर फेलोशिप ग्लोबल अवार्ड और करमवीर चक्र पदक
यूएन की सहायता से दिया गया है, यूएन संघ के तरफ से दिया गया है इनका बायोलॉजी में योगदान के लिए। ठीक है। अच्छा, अगर अभी मैं बात करूं डॉक्टर हेमाचंद्रन की, तो हेमाचंद्रन इन्हें अभी यूके की विज्ञान परिषद की ओर से एक और पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया है? होमोसेपियंस जो मानव था, होमोसेपियंस की कोशिकाओं में जो स्मृति की गतिविधियां होती हैं उनके अध्ययन के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। उसका नाम है पंजीकृत वैज्ञानिक पुरस्कार 2023। ठीक है, तो ये 3 पुरस्कार इनको दिए गए हैं, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, अब ऑप्शंस देखते हैं एक बार। ऑप्शंस में जो नाम मैंने आज डाले हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सुधा मूर्ति जो हैं, सुधा मूर्ति को क्या अवार्ड मिला है? ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है, और ये पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय महिला है। ठीक है, नाम याद रखिएगा। ग्लोबल इंडियन अवार्ड किसको मिला है? सुधा मूर्ति को मिला है। और अगर स्वाति नायक की बात करें तो स्वाति नायक को क्या मिला है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार मिला है वर्ष 2023 के लिए। और ललिता नटराजन, इनको इकबाल मसीही पुरस्कार दिया गया है, तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में आईसीसी ने किसे नवंबर 2023 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जिनको चुना है उनका नाम है ट्रेविस हेड। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ी हैं और ये दूसरे खिलाड़ी हैं जिनको मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो इनका नाम याद रखिएगा। तो ये तो मेंस में हो गया। अगर मैं पूछूं यहाँ पर कि महिला खिलाड़ियों में किसको चुना गया है प्लेयर ऑफ द मंथ, तो उनका नाम हो जाएगा नाहिदा अख्तर। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? नाहिदा अख्तर। नाहिदा अख्तर ये जो हैं बांग्लादेश की स्पिनर हैं, इनको नवंबर मंथ के लिए 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है महिला क्रिकेट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में एक ही दिन में 18 जीआई टैग पाने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा बना है? तो एक ही दिन में जिस राज्य ने 18 जीआई टैग एक साथ प्राप्त किए हैं उसका नाम है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब उत्तराखंड के पास कुल 27 जीआई टैग हो गए हैं। ठीक है, 27 जीआई टैग हो गए हैं। तो जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 में ये एक्ट आया था और लागू कब हुआ था? 2003 में लागू हुआ था। 2003 में लागू होने के बाद पहला जीआई टैग किसको मिला था? वर्ष 2004 में मिला था दार्जिलिंग टी को, जो कि वेस्ट बंगाल का प्रोडक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टैटिक जीके देख लेते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून। देहरादून यहाँ की विंटर राजधानी है। तो समर राजधानी कौन सी हो जाती है? समर राजधानी हो जाती है गैरसैड। ठीक है, गैरसैड हो जाती है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल कौन हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे गुरमीत सिंह। और अच्छा, अभी हमने पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये आपका उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये मंसूरी उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा, नाम ध्यान रखना। मक्खन महोत्सव जिसका कि नाम अंडूरी है, ये कहाँ पर मनाया गया? तो ये अंडूरी नाम का मक्खन महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? ये मनाया गया आपका उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में एक योजना चली थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना। ठीक है, इसका भी नाम ध्यान रखिएगा। दस्तोलिक उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने एक एक्सरसाइज की थी, कहाँ पर की थी? पिथौरागढ़ में की थी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ पर बना है? उत्तराखंड में बना है, जिसका कि नाम है टिहरी बांध। ठीक है, कौन सी नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर बना है, तो ये नाम आप लोग ध्यान रखोगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और इसका नाम अभी बदलकर क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। तो इसका नाम बदल दिया गया है, ध्यान रखिएगा। जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अच्छा, उत्तराखंड में एक त्यौहार मनाया जाता है हरेला, इसका नाम भी ध्यान रखिएगा। हरेला त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। और हरेली कहाँ मनाया जाता है? हरेली मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ध्यान रखना ये। अच्छा, कल के वीडियो में ये दोनों कोलैबोरेट हो गए थे, तो कल के वीडियो के लिए करेक्शन कर लीजिएगा कि हरेला उत्तराखंड में हो जाएगा और हरेली छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में इटली का ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार किसे दिया गया है?
तो ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार जो है कबीर बेदी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कबीर बेदी कौन है? कबीर बेदी इंडियन एक्टर हैं। इन्होंने भारतीय फिल्मों के साथ साथ इटालियन फिल्म्स में भी काम किया है, अपना योगदान दिया है। तो अभी हम लोग समझ सकते हैं कि इन्हें इटली का जो पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ मेरिट क्यों दिया गया होगा। इन्हें कला के क्षेत्र में योगदान के लिए ये पुरस्कार इटली की तरफ से दिया गया है। अब इटली की बात कर लेते हैं। इटली की राजधानी क्या हो जाएगी? रोम हो जाएगी, ठीक है। और अब अगर आप लोगों को अभी याद हो, यहाँ की पहली महिला जो पीएम है वो कौन बनी थी? जॉर्जिया मेलियोना बनी थी, ठीक है। अफेयर्स में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इटली ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है, ठीक है। किसने की है? इटली ने की है। और इटली इसमें शामिल कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये सारी बातें वहां पर डिस्कस की गई हैं, ठीक है। अच्छा, ऑप्शंस को देखते हैं। बी ललितांबिका, इनको फ्रांस का सेवियर ऑफ द लीजन डी ऑनर पुरस्कार दिया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। पेरुमल मुरुगन कौन है? पेरुमल मुरुगन का उपन्यास है फायर बर्ड। फायर बर्ड के लिए इनको 2023 का जेसीबी पुरस्कार दिया गया था, तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा। और दीनानाथ राजपूत जो है इनको दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसने भारत @2047 युवाओं की आवाज़ योजना लॉन्च की है? तो भारत @2047 युवाओं की आवाज़ योजना लॉन्च की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि जब वर्ष 2047 में भारत की आज़ादी को 100 साल पूरे हो रहे होंगे, तब 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, ठीक है। इस योजना का ये उद्देश्य है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं की भागीदारी तो बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो इसके लिए देश भर में क्या किया जाएगा? वर्कशॉप्स भी आयोजित की जाएंगी। और भारत को विकसित बनाने के लिए 4 पिलर भारत को अपने मजबूत करने पड़ेंगे, जिनमें से पहला हो जाएगा ग्रॉस नेशनल इनकम, दूसरा हो जाएगा पर कैपिटा इनकम, तीसरा हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और आपका चौथा हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हमें अपना HDI ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। इन चारों में अच्छा प्रदर्शन भारत को करना होगा, तब जाकर के भारत 2047 में विकसित देश बन पाएगा। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई थी, 2020 का डेटा है, उसके अनुसार यूनाइटेड नेशंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पूरे विश्व भर में यूनाइटेड नेशंस में जो रजिस्टर्ड देश हैं उसमें से 36 जो हैं विकसित देश हैं और 126 जो हैं विकासशील देश हैं। तो भारत अभी विकासशील देश की कैटेगरी में आता है। 2047 तक विकसित देश बनने के लिए ये हमारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अच्छा, अगर यहाँ पे एक योजना याद आ रही है, एक लक्ष्य है 2047 में हमने एक लक्ष्य और निर्धारित किया है जिसको हमें पाना है, वो है सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने का जो लक्ष्य है वो कब है? 2047, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में डोडो विलोपन परियोजना किस राष्ट्र में शुरू की गई है? डोडो विलोपन या डोडो डी एक्सटेंशन योजना ये शुरू की गई है आपकी मॉरिशस में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मॉरिशस जो है हिंद महासागरीय देश है, यहाँ पर डोडो के संरक्षण के लिए ये योजना मॉरिशस की तरफ से शुरू की जा रही है, ठीक है। डोडो एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता था और ये 17वीं सदी में विलुप्त हो चुका है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से 13 दिसंबर के ये करंट अफेयर्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में आपको बेल आइकन बटन दिखेगा, उस बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन में ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।